नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस अंक की सुर्खियों पर। ऑक्सफैम ने जारी की इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 इंडियाज अनइक्वल हेल्थ केयर स्टोरी। उच्चतम न्यायालय ने समायोजित सकल राजस्व पर आदेश सुरक्षित रखा। केंद्र सरकार ने डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सीलरेटर स्थापित किया। उच्चतम न्यायालय जेल अधिकारियों को जमानत आदेश तत्काल भेजने की योजना आरंभ करेगा। खाद्य एवं कृषि संगठन ने विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की। ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीति और रोड मैप का प्रारूप जारी हुआ। और अब खबरें विस्तार से। ऑक्सफैम ने इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 इंडियाज अनइक्वल हेल्थ केयर स्टोरी जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक लोगों के एक समूह की स्वास्थ्य स्थिति उस समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सामान्य वर्ग का प्रदर्शन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की तुलना में बेहतर है। पुरुषों का प्रदर्शन महिलाओं की तुलना में बेहतर है। शहरी आबादी का प्रदर्शन ग्रामीण आबादी से बेहतर है। धन संपदा के आधार पर जीवन प्रत्याशा निम्न वर्ग के 20% परिवारों के लिए 65.1 वर्ष है, जबकि शीर्ष वर्ग के 20% के लिए 72.7 वर्ष है। एक उच्च जाति की महिला औसतन एक अनुसूचित जाति की महिला की तुलना में 15 वर्ष अधिक जीवित रहती है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मौजूदा असमानताओं को कम करने और स्वास्थ्य पर अधिक व्यय करने वाले राज्यों में कोविड-19 के पुष्ट मामलों की संख्या कम थी। कोविड के विरुद्ध टीकाकरण अभियान देश के डिजिटल विभाजन की उपेक्षा करता है। महामारी के इस दौर में केवल 15% ग्रामीण परिवारों के पास ही इंटरनेट कनेक्शन है। रिपोर्ट में कहा गया कि अनुसूचित जनजाति के परिवारों में टीकाकरण की दर 55.8% है, जो अभी भी राष्ट्रीय औसत से 6.2% कम है। इस रिपोर्ट में ये अनुशंसाएं की गई हैं कि स्वास्थ्य के अधिकार को मूल अधिकार बनाया जाना चाहिए। मुक्त टीका नीति को एक समावेशी मॉडल अपनाना चाहिए। स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% तक बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा रिपोर्ट में कुछ अन्य बिंदु भी शामिल किए गए, जैसे अस्पताल में होने वाले प्रत्येक 6 रुपए के व्यय में 1 रुपया उधार से आता है। रिपोर्ट में कहा गया कि 10,000 जनसंख्या पर 5 बिस्तर उपलब्ध हैं। इसमें पहले की तुलना में मामूली वृद्धि हुई है। वर्ष 2010 में मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 10,000 जनसंख्या पर 9 बिस्तर थे। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2017 के अनुसार 10,189 लोगों पर एक सरकारी एलोपैथिक चिकित्सक उपलब्ध है। प्रत्येक 90,343 लोगों पर एक सरकारी अस्पताल उपलब्ध है। भारत में आउट ऑफ पॉकेट व्यय 64.2% है, जबकि वैश्विक औसत 18.2% है। यदि प्रति 1000 जनसंख्या पर बिस्तरों की बात की जाए तो भारत में ये 0.5 है, बांग्लादेश में 0.87 है, मैक्सिको में 0.98 है और चिली में 2.11 है। आइए अब बात करते हैं उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में। उच्चतम न्यायालय ने समायोजित सकल राजस्व पर आदेश सुरक्षित रखा है। समायोजित सकल राजस्व पर टेलीकॉम कंपनियों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया है। निर्णय के मुताबिक बकाया राशि की दोबारा गिनती तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि एजीआर मांगों में गणना त्रुटियों में सुधार की मांग करने वाली कंपनियों की याचिका पर न्यायालय का आदेश सुरक्षित है। एजीआर और उसके विवाद के बारे में बात करें तो एजीआर को वर्ष 1999 में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। ये राजस्व साझाकरण शुल्क मॉडल पर आधारित सरकार और दूरसंचार कंपनियों के बीच एक शुल्क साझाकरण तंत्र है। ये विवाद एजीआर की परिभाषा से संबंधित है। सरकार का कहना है कि एजीआर में दूरसंचार और गैर दूरसंचार सेवाओं जैसे कि अचल संपत्ति से किराया दोनों से प्राप्त सभी राजस्व शामिल हैं, जबकि दूरसंचार कंपनियों का सुझाव है कि इसमें केवल दूरसंचार सेवाओं से प्राप्त राजस्व ही शामिल होना चाहिए। दूरसंचार क्षेत्र की चुनौतियों और एजीआर से संबंधित चिंताओं की बात करें तो पुरानी टेलीकॉम कंपनियों पर कर्ज का भार ज्यादा है और इस तरह की त्रुटियों के बढ़ते जोखिम की वजह से बैंकों पर दबाव बढ़ सकता है। 5G के कारण पूंजीगत व्यय की मांग में वृद्धि हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे बीएसएनएल और एमटीएनएल के साथ जियो और एयरटेल के बीच द्वयाधिकार यानी डुओपोली का प्रतिस्पर्धी जोखिम पहले से ही तनाव उत्पन्न कर रहा है।
अगली खबर डेयरी क्षेत्र से। केंद्र सरकार ने डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और उसे सुविधा प्रदान करने के लिए डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सीलरेटर स्थापित किया है। पशुपालन और डेयरी विभाग ने डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सीलरेटर की स्थापना की है। ये एक्सीलरेटर निवेशकों के साथ इंटरफेस के रूप में कार्य करने के लिए गठित एक क्रॉस फंक्शनल टीम है। ये निवेश के अवसरों के मूल्यांकन के लिए विशिष्ट इनपुट प्रदान करेगा। ये राज्य के विभागों और संबंधित प्राधिकरणों के साथ जमीनी सहायता प्रदान करेगा। डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सीलरेटर पशुपालन अवसंरचना विकास कोष के बारे में निवेशकों के बीच जागरूकता सृजित कर रहा है। इस विकास कोष के तहत उद्यमियों, निजी कंपनियों, कृषि उत्पादक संगठनों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया गया है। आइए अब बात करते हैं भारत के डेयरी क्षेत्र की। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। ये वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 23% का योगदान देता है। इसके अलावा देश में पैकेज डेयरी उत्पाद का बहुत बड़ा घरेलू बाजार है। इनका मूल्य 2.7 से लेकर 3 लाख करोड़ रुपए है, जो दहाई अंकों की वृद्धि को दर्शाता है। ये 80 मिलियन से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। डेयरी क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा कई पहलें आरंभ की गई हैं, जैसे वार्षिक दुग्ध उत्पादकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष की स्थापना की गई है। ऑपरेशन फ्लड आरंभ किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम में डेयरी किसानों को भी शामिल किया गया है। उच्चतम न्यायालय जेल अधिकारियों को जमानत आदेश तत्काल भेजने की योजना आरंभ करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स यानी फास्टर नाम की एक नई योजना की घोषणा की है। इसके द्वारा उच्चतम न्यायालय तत्काल जमानत की अनुमति देने के लिए जेल अधिकारियों, जिला अदालतों और उच्च न्यायालयों को जमानत संबंधी और अन्य आदेश इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेज सकेगा। न्यायालय ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की एक जेल में जेल अधिकारियों ने जमानत प्राप्त करने के बाद भी आरोपियों को रिहा करने में 4 दिन का समय लगा लिया था। इससे पहले सीजीआई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने पुलिस को महामारी के दौरान गिरफ्तारी को सीमित करने का आदेश दिया था, ताकि जेलों में भीड़ कम की जा सके। भारत में जेल सांख्यिकी को देखें तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2019 में कैदियों की कुल संख्या जेल क्षमता का 118.5% थी, जो वर्ष 2010 में सबसे अधिक थी। राज्यवार विश्लेषण से ये पता चलता है कि ज्यादा भीड़ युक्त जेलों वाले राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की संख्या वर्ष 2018 में 18 से बढ़कर वर्ष 2019 में 21 हो गई थी। वर्ष 2019 में सभी कैदियों में से 59% विचाराधीन कैदी थे। इस रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई है कि विधि आयोग ने अनुशंसा की है कि 7 वर्ष तक के कारावास के अपराधियों के लिए अधिकतम दंड का 1/3 पूरा करने वाले विचाराधीन कैदियों को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। वर्ष 1980 में गठित जेल सुधार पर अखिल भारतीय समिति ने सरकार को प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेश में खुली जेलों की स्थापना एवं उनका विकास करने की संस्तुति की थी। अगली खबर खाद्य एवं पोषण से। खाद्य एवं कृषि संगठन ने विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की। ये संयुक्त रूप से खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष यानी IAFD, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा तैयार की गई है। ये पीटी के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। आप इनके संगठन जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि ये किन किन संगठनों का संयुक्त प्रयास है। आइए बात करते हैं इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों की। रिपोर्ट के मुताबिक अल्प पोषण की व्यापकता 8.4% से बढ़कर लगभग 9.9% हो गई है। इससे वर्ष 2030 में शून्य भुखमरी लक्ष्य को प्राप्त करने की चुनौती बढ़ गई है। वर्ष 2020 में 5 वर्ष से कम आयु के 22% बच्चे स्टंटिंग से ग्रसित थे, 6.7% बच्चे दुबलेपन यानी वेस्टिंग से ग्रस्त थे और 5.7% अधिक वजनी यानी ओवरवेट थे। वर्ष 2019 में विश्व स्तर पर प्रजनन आयु वर्ग की 3 में से लगभग 1 महिला अभी भी एनीमिया से प्रभावित थी। संघर्ष, जलवायु परिवर्तनशीलता और चरम स्थितियां तथा आर्थिक गिरावट हाल ही में भुखमरी में वृद्धि और कुपोषण के सभी रूपों को कम करने में धीमी प्रगति के कारक हैं। आइए बात करते हैं इस रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं के बारे में। इसमें कहा गया है कि संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में मानवीय सहायता, विकास और शांति निर्माण नीतियों को शामिल करना चाहिए। खाद्य प्रणालियों में जलवायु लचीलेपन
पिछड़ेपन को बढ़ावा देना चाहिए, निर्धनता और संरचनात्मक असमानताओं से निपटने तथा निर्धन हितैषी एवं समावेशी हस्तक्षेप सुनिश्चित करना चाहिए, स्वस्थ आहार प्रारूप को बढ़ावा देने के लिए खाद्य परिवेश को सुदृढ़ करना और उपभोक्ता व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए, अन्य प्रणालियों के साथ खाद्य प्रणाली नीतियों का समन्वय करना चाहिए। खाद्य प्रणालियां यानी सभी के लिए खाद्य सुरक्षा, पोषण सुधार और वहनीय स्वास्थ्यप्रद आहार के लिए खाद्य प्रणालियों का रूपांतरण, जिसमें पर्यावरणीय प्रणालियां, कृषि खाद्य प्रणालियां, स्वास्थ्य प्रणालियां, सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां और अन्य प्रणालियां शामिल हैं। ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीति और रोड मैप का प्रारूप जारी किया गया है। पर्यटन मंत्रालय ने ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीति और कार्य योजना के प्रारूप पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। ग्रामीण पर्यटन पर्यटन के किसी भी रूप को संदर्भित करता है जो ग्रामीण जीवन, कला, संस्कृति, ग्रामीण स्थानों पर विरासत को प्रदर्शित करता है। इससे स्थानीय समुदाय को लाभ होता है और ये अधिक समृद्ध पर्यटन अनुभव के लिए पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों के बीच अंतर क्रिया को सक्षम बनाता है। आइए अब इस नीति के प्रमुख स्तंभों की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला है राज्य की नीतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं के मानदंड स्थापित करना। इसके तहत प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण पर्यटन पर राज्यों की रैंकिंग आयोजित करना और एक राज्य विशिष्ट रिपोर्ट तैयार करना शामिल है। दूसरा स्तंभ है ग्रामीण पर्यटन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियां और मंच। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट अवसंरचना को सक्षम करना शामिल है। तीसरा है ग्रामीण पर्यटन के लिए क्लस्टर्स विकसित करना। पर्यटन विकास के लिए गाँव के क्लस्टर्स की पहचान करना, चिन्हित ग्रामीण पर्यटन क्लस्टर्स के लिए विकास योजना तैयार करना। चौथा स्तंभ है ग्रामीण पर्यटन के लिए विपणन सहायता। इस स्तंभ के तहत उत्पाद और विषय विशिष्ट ग्रामीण पर्यटन अभियान को बढ़ावा देना शामिल है। देखो अपना देश अभियान के तहत ग्रामीण पर्यटन को फोकस क्षेत्र बनाना शामिल है। हितधारकों की क्षमता की बात करें तो राष्ट्रीय, राज्य और क्लस्टर स्तर पर क्षमता निर्माण संसाधन केंद्रों को स्थापित किया जाएगा और प्रासंगिक व्यवसायों में कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। अभिशासन और संस्थागत ढांचे की बात करें तो रणनीति और कार्रवाई योग्य परियोजनाओं और योजनाओं के समन्वय एवं विकास के लिए एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी होगी। प्रत्येक राज्य या संघ शासित प्रदेश राज्य के पर्यटन विभाग की सहायता के लिए एक राज्य नोडल एजेंसी भी नामित कर सकता है। आइए बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। अस्थायी निर्वाचन क्षेत्र यानी फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कश्मीरी पंडितों ने एक अस्थायी निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। ये सिक्किम की तर्ज पर जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडित प्रवासियों के लिए चुनाव लड़ने और मतदान के लिए आरक्षित होगा। भारत का एकमात्र अस्थायी निर्वाचन क्षेत्र सिक्किम में लामा संघों के लिए संघ मॉडल भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 F के तहत समर्थित है। ये बिना किसी भौगोलिक सीमा वाला निर्वाचन क्षेत्र है और इसके लिए राज्य के भीतर 51 मठों में पंजीकृत बौद्ध भिक्षु ही चुनाव लड़ सकते हैं और मतदान कर सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया शोकेस। विभिन्न क्षेत्रों के 104 स्टार्टअप इंडिया शोकेस प्लेटफॉर्म में शामिल हुए हैं। स्टार्टअप इंडिया शोकेस देश के सबसे आशाजनक स्टार्टअप्स के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा एक ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है। ये स्टार्टअप्स को उनके उत्पाद और नवाचार के बारे में विस्तृत व्याख्या के साथ एक प्रोफाइल पेज के माध्यम से विशिष्ट दृश्यता प्रदान करता है। ये विभिन्न सामाजिक और डिजिटल संयोजन के अवसर प्रदान करता है। ये एक ऑल स्टार रिपोजिटरी के रूप में कार्य करता है क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में ऐसे स्टार्टअप शामिल हैं जो पहले ही अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर चुके हैं। बांध पुनरुद्धार और सुधार परियोजना। इस योजना का प्रथम चरण मार्च 2021 में समाप्त हो गया था और ड्रिप चरण 2 और 3 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। ड्रिप योजना बांधों की मरम्मत और रखरखाव के लिए राज्यों को पर्याप्त वित्त पोषण उपलब्ध करवाने और तत्काल वित्त प्रदान करने के लिए प्रतिपादित की गई है। जल शक्ति मंत्रालय ने विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से वर्ष 2012 में ड्रिप योजना आरंभ की थी। केंद्रीय जल आयोग का केंद्रीय बांध सुरक्षा संगठन एक परामर्श फर्म की सहायता से परियोजना कार्यान्वयन का समन्वय और पर्यवेक्षण कर रहा है। नियर अर्थ एस्टेरॉयड स्काउट NEA नासा के नए अंतरिक्ष यान निया स्काउट को स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट के भीतर सुरक्षित रूप से रखा गया है। ये एक लघु रूप से निर्मित अंतरिक्ष यान है जिसे क्यूबसेट नाम दिया गया है। इसका मुख्य मिशन पृथ्वी के निकट के क्षुद्र ग्रह के निकट से उड़ान भरना और डेटा एकत्र करना है। ये विशेष सौर सेल प्रणोदन का उपयोग करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन होगा। ये क्षुद्र ग्रह के भौतिक गुणों जैसे कि कक्षा, आकार, आयतन, घूर्णन और इसके चारों ओर धूल और मलबे के क्षेत्र तथा साथ ही इसकी सतह के गुणों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा।
मंकी बी वायरस। चीन में मंकी बी वायरस से मानव में संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। ये वायरस आरंभ में वर्ष 1932 में अलग किया गया था। ये मैकाका वंश के मैकाक में पाए जाने वाला एक हर्पीज वायरस है। अल्फा हर्पीज वायरस रोगजनक होते हैं जो अपने स्तनधारी मेजबानों के तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण करते हैं। संक्रमण प्रत्यक्ष संपर्क और बंदरों के शारीरिक स्राव के माध्यम से हो सकता है। वर्तमान में ऐसा कोई टीका नहीं है जो मंकी बी वायरस के संक्रमण से रक्षा कर सके। आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे बांधों के बारे में। नागार्जुन सागर बांध। ये बांध हाल ही में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच जल विवाद में एक विषय बन गया है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना पर कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड की मंजूरी के बिना एक तरफा जल विद्युत उत्पादन का आरोप लगाया गया है। कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड को हाल ही में गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड के साथ अधिसूचित किया गया था। ये तेलंगाना के नलगोंडा और आंध्र प्रदेश के गुंटूर सीमा के बीच कृष्णा नदी पर निर्मित एक बांध है। दूसरा है मेकेदातु बांध। मेकेदातु एक बहुउद्देशीय संतुलनकारी जलाशय परियोजना। इसमें कर्नाटक द्वारा कावेरी नदी की अपनी सहायक अर्कावती नदी के साथ संगम पर एक गहरे महाखड्ड पर बांध बनाने की योजना है। इसके द्वारा 400 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करने और बेंगलुरु शहर और आसपास के क्षेत्रों में जल संकट को हल करने का अनुमान है। इसका निर्माण तमिलनाडु द्वारा विवादित है। ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम GERD इथियोपिया द्वारा ब्लू नील पर विद्युत उत्पन्न करने के लिए नियोजित 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विशाल जल विद्युत परियोजना सूडान और मिस्र द्वारा विवादित है। इस विवाद का कारण नील नदी के जल पर इन देशों की अत्यधिक निर्भरता है। एक बार पूर्णतया परिचालन में आ जाने पर ये बांध आसवान बांध के उच्च जल स्तर को जोखिम में डाल सकता है, जिसे मिस्र की जीवन रेखा माना जाता है। इसके साथ ही यह अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह साफ रखिए, बेहद आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलिए और टीकाकरण अवश्य करवाइए। और इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।